अच्छा जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई सेल होते हैं और सेल जो है वो सेल साइकिल 2 मरलों में कंप्लीट होता है। थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। सेल साइकिल जो है वो 2 मरलों में तकसीम हुआ था। एक मरले को हमने कहा था एम फेज़ और फिर हमने कहा था एक दूसरा मरला जो है वो इंटरफेज़। ये इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और इसको हमने कहा था सेल साइकिल। अब इसमें जो एम फेज़ है वो असल में माइटोटिक फेज़ है, यानी ये इसका दूसरा नाम जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न है। ये क्या चीज़ है जी? सेल डिवीज़न। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सेल डिवीज़न जो है ये कितनी तरह की होती है। तो सेल डिवीज़न लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा था 8th में कि 2 तरह की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। सेल को तकसीम करने के 2 तरीके हैं, एक माइटोसिस है और दूसरी मियोसिस है। ये जो माइटोटिक फेज़ है इसका मतलब क्या है? सेल डिवीज़न, सेल को तकसीम करना। तो तकसीम करने के ये तरीके हैं। और इंटरफेज़ आपने पहले ही पढ़ा है कि उसमें सेल तकसीम नहीं हो रहा होता बल्कि अपने आप को तकसीम होने के लिए वो अपने अंदर तब्दीलियाँ उसमें ला रहा होता है। अब वो जो माइटोसिस है और मियोसिस है इसका हम अभी इनकी तफसील तो पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे कि वो कौन कौन से किस तरह के सेल होते हैं जिनमें माइटोसिस होती है और वो कौन से सेल हैं जिनमें मियोसिस होती है। तो माइटोसिस जिन सेल्स में होती है, ये जो भी आपकी बॉडी के सेल्स हैं ना जो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जिनका रिप्रोडक्शन के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव। आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जिनका ताल्लुक़ बॉडी को ग्रोथ के साथ होता है लेकिन नस्ल को बढ़ाने के साथ नहीं, उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। उनको क्या कहते हैं जी? सोमैटिक सेल्स। तो ये सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है। ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ही रहते हैं और जब इनमें माइटोसिस हो जानी है तो 46 ही क्रोमोसोम आगे जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें रहेंगे। यानी जो पहले सेल मौजूद होता है उसको हमने क्या कहा था? पेरेंट सेल। जबकि जो 2 नए बने थे उनको क्या कहा? डॉटर सेल्स। ये डॉटर जो है ना, ये यानी नए बनने वाले सेल्स को कहते हैं। इसका कोई मेल फीमेल के साथ कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है इस्तेमाल करते हैं। जो नए सेल बनते हैं उनको डॉटर सेल्स, जो पहले से होते हैं पेरेंट सेल। तो माइटोसिस के नतीजे में जो एक ऐसा सेल होगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर मुकम्मल हो, फुल हो, हम इनके लिए 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज़ है डिप्लॉइड और एक लफ्ज़ है हैप्लॉइड। ये टर्म्स वो हैं जो अब हम इस्तेमाल करेंगे, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि कोई थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। डिप्लॉइड, डाईप्लॉइड, 2 लफ्ज़ हैं। डाई मीन होता है डबल और एन प्लॉइड मीन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी तरह हैप्लॉइड जो लफ्ज़ निकला हुआ है वो है हाफ प्लॉइड। हाफ मीन आधे क्रोमोसोम्स। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। 2 मीन होता है डबल और n फॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जबकि हाफ जो क्रोमोसोम है उनको हम 1n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल ये जो 46 क्रोमोसोम इंसान के जिस्म के एक सेल में है, वो उसको अगर आपने लिखना हो तो आप लिखेंगे 2n, क्योंकि ये होते हैं 23 और 23 के जोड़े। 23 और 23 पेयर्स एक सेल के अंदर यूं पड़े होते हैं। तो हम इसको यूं लिखते हैं n और n, तो इसको इकट्ठा करके क्या लिखेंगे? 2n। जब इनमें माइटोसिस होगी तो इसके नतीजे में माइटोसिस होने के बाद इसी तरह के सेल बनेंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेल बनेंगे। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस में ये होता है कि अगर एक डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल है तो उसके नतीजे में पहली दफ़ा 2 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल बनेंगे।
फिर दूसरी दफ़ा फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो इनमें बनेंगे। ये तफसील तो ज़ाहिर अभी हम पढ़ेंगे, फ़िलहाल ये बात समझाना मकसद है कि जो आपके पास माइटोसिस जिन सेल्स में होती है उन सेल्स को कहते हैं सोमैटिक सेल्स, जबकि मियोसिस जिन सेल्स में होती है उन सेल्स को कहते हैं जर्म लाइन सेल्स। जिनमें मियोसिस होती है, असल में ये सेल्स जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले पैदा हुए हैं मियोसिस के होने से, ये क्या यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस। यहाँ पे चूँकि मियोसिस जो है ना वो 2 मरलों में कंप्लीट होती है, तो ये मियोसिस 1 हुई और ये मियोसिस 2। इसको हम अभी तफसील इसकी नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपके लिए समझने की ये ज़रूरत है कि मियोसिस के नतीजे में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, आधे हर एक में, और हर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल को कहते हैं गैमीट। हर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल को क्या कहते हैं जी, गैमीट। जबकि यहाँ हमने उसको क्या कहा था, सोमैटिक सेल्स। ये मसलन बाल हैं, अगर इनके सेल तकसीम हो रहे हैं तो वो 1 से 2, 2 से 4, 10 होंगे और इससे ग्रोथ होती है। माइटोसिस होगी तो उससे क्या होगा, ग्रोथ, बॉडी की, जिस्म बढ़ेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जबकि ये जहाँ होएगा, ये वाला काम जो है मियोसिस वाला, ये उसकी रिप्रोडक्शन के लिए होगा, गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल, और ये होते ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फिर वो जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको हम 1n ये गैमीट्स हैं। नेक्स्ट जनरेशन में ये मिलेंगे और एक जाइगोट बनेगा, और इस तरह ये जाइगोट एक नया ऑर्गेनिज्म होगा अगली नस्ल में। तो इसलिए कुदरत ने ये निज़ाम रखा है कि क्रोमोसोम्स को पहले ही हाफ कर दें, ताकि जब ये दोनों यूनाइट करें और जाइगोट बने तो वो फिर दोबारा क्रोमोसोम नंबर पूरा हो जाए। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ क्रोमोसोम मसलन इंसान के पहले 46 होते और ये जब अगली नस्ल में जाते तो ये डबल हो जाता, ये नंबर 92 हो जाता, तो ये तो कोई और ही मखलूक बन जाती। क्योंकि हम 46 क्रोमोसोम्स के साथ ये सेटअप है जिसमें हम इंसान मौजूद हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जर्मलाइन सेल्स हैं जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए मियोसिस नए सेल बनाती है, और उन सेल्स को कहते हैं गैमीट्स। अगर वो मेल में पैदा हो मेल गैमीट्स, फीमेल में पैदा हो तो फीमेल गैमीट्स। जबकि ये जो है माइटोसिस के सेल, ये हर एक की बॉडी में होते हैं और सारे सोमैटिक सेल्स में होते हैं जिनके अंदर बॉडी की ग्रोथ होती है। इनके अगर नंबर इनका बढ़ता है, तादाद बढ़ती है, तो इससे बॉडी की ग्रोथ होती है। ये एक मोटी मोटी टर्म्स हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ज़्यादा पॉपुलर जो हैं वो हैं डिप्लाइड, हैप्लाइड, ये सोमैटिक सेल्स, जर्मलाइन सेल्स और गैमीट्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइटोसिस, जो सिलेबस में आपके लिखी हुई है माइटोसिस। ये 1880 में वाल्डर फ्लेमिंग थे, उन्होंने एक डिवाइडिंग सेल देखा, जो सेल तकसीम हो रहा है। उन्होंने माइक्रोस्कोप में इसको देखा तो उन्होंने सेल की मुख्तलिफ जो है ना वो हालतें उसमें ऑब्ज़र्व की। तो उन्होंने फिर ये इसकी जो मतलब मज़ीद फर्दर स्टडीज़ होती रही, तो फिर ये माइटोसिस डिस्कवर हुई भी सेल इस तरह से एक सेल से 2 सेल में तकसीम होता है। वो कैसे होता है, अब हम उसकी तफसील पढ़ते हैं। सेल की डिवीज़न के जो माइटोसिस हैं इसके 2 मरले होते हैं। एक जो मरला है वो है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा जो मरला है वो है साइटोकाइनेसिस। बात समझ गए? 2 मरले हैं। अभी आप इसकी तफसील देखते हैं भाई ये क्या चीज़ है। पहला मरला क्या है जी, कैरियोकाइनेसिस। ये लफ्ज़ कैरियो हमने पहले भी पढ़ा था, जिसका मतलब था न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है तोड़ना, डिवाइड करना, तकसीम करना। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ लिख लें क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जबकि साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और काइनेसिस का मतलब तो डिवीज़न है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, डिवीज़न
ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। पहले मरले में सेल में न्यूक्लियस तकसीम किया जाता है और दूसरे मरले में सेल में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। इसको कैसे करते हैं, मसलन आपके पास ये एक पहला सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन है और ये इसके सेंट्रियोल्स हैं। हम इस सेल के अंदर तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे फिर हम उन चीज़ों को, उन ऑर्गेनेल्स को, उन बॉडीज़ को हाईलाइट करेंगे जो इसमें इस्तेमाल होनी है हमारे इसमें, बाकी हम ऑर्गेनेल्स को इग्नोर करेंगे एक दफ़ा। तो ये आपके पास फ़र्ज़ करें एक स्ट्रक्चर है, एक सेल है, और चूँकि इसकी सेल वॉल बाहर नहीं है तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, एनिमल सेल। जब माइटोसिस होती है तो इसके नतीजे में होता ये है कि एट द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस, पहले मरले के एंड में ये हालत हो चुकी होती है सेल की। एक सेल होगा और उसमें यूं स्ट्रक्चर्स बनी हुई होंगी, यानी दो न्यूक्लियस बन चुके होंगे। ये था पेरेंट न्यूक्लियाई और ये क्या होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, यानी बन चुके होंगे जब तक ये कैरियोकाइनेसिस होगी। इसको 4 मरहलों में तकसीम करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज। ये बात ज़हन में रख लें, हमने ये एक बात पहले ही कही थी परसों कि ये सब हैं इवेंट्स, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, वाक़यात का एक सिलसिला है। ये कोई ऐसे नहीं होता कि भाई यहाँ तक ये चीज़ चली और अब रुक गई, अब नहीं नेक्स्ट स्टेज शुरू होगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये हमने अपनी सहूलत की खातिर ये काम किया हुआ है। ये सब प्रोसेस एक चलता रहता है और ये डायरेक्शनल है, यानी एक ही सिमत में जो काम हो रहा है वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ना ही इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। ये यूनी डायरेक्शनल है सारी चेंजेस, जो चेंज आ जानी है। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो है एनाफेज और चौथे नंबर पे है टीलोफेज। ये 4 मरहले हैं। जब इनमें से सेल गुजर जाता है तो इसकी ये कैफियत होती है। यहाँ पे आके कैरियोकाइनेसिस पूरी हो गई यहाँ पे। उसके बाद अब इसमें क्या होना है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है, ये वाला यूं, और एक सेल इस तरह से 2 सेल्स में तकसीम हो जाएगा। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये सारी तफसीलें पढ़नी हैं कि भाई ये कैसे होता है ये मामलात इसमें, यानी आपने यही चीज़ें पढ़नी हैं कि कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है इन स्टेजेस में और साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। दैट्स इट। अगर आप ये बात बता जाते हैं तो माइटोसिस आपकी ओके है। अब इसकी तफसील यहाँ से शुरू करेंगे हम प्रोफेज से। तो ये 2 जो हैं सिलेबस में हमारे आज के मौजूद हैं, ये नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सिलेबस में चली गई हैं। तो मैं ये थोड़ा सा इधर से अरेज करता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें आप एक सेल को देख लें। यहाँ से फ़र्ज़ करें वो सेल शुरू हो रहा है, अपने ज़रा इसको नोट करना है और जो इवेंट्स हैं आपने वो बताने हैं कि भाई ये फर्स्ट स्टेज है, मसलन प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, सिंपल, तो आपका ये ओके हो जाएगा। मसलन आपके पास ये एक पहला सेल है और ये उसमें आपको पता है क्रोमेटिन मटेरियल धागों की सूरत में होता है, वो जो डीएनए है। फिर इसके बाद आपको यहाँ एक न्यूक्लियस के बाहर की साइड पे सेंट्रियोल्स की जोड़ी मिलेगी। सेंट्रियोल्स, क्रोमेटिन, फिर ये न्यूक्लियर एनवेलप, याद है ना, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर एनवेलप, और यहाँ पे ये होगा, थोड़ा सा आप
इसको कलर चेंज कर लें ताकि ये क्या चीज़ है, हाँ जी, साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। और ये इसकी आपको पता ही है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये वो चीज़ें हैं जिनका हमारे साथ कुछ इसमें हमने इसको स्टडी करना है। वैसे तो सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं, हमने उनका जिक्र नहीं करना क्योंकि वो इतना इसमें परफॉर्म नहीं करते कोई ऐसा, तो जो कर रहे हैं हम उनकी बात करेंगे कि जो इवेंट्स हो रहे हैं। अब जब ये आपके पास प्रोफेज शुरू होती है, माइटोसिस शुरू होगी, इंटरफेज ये मुकम्मल कर रही है। इंटरफेज, जो इंटरफेस आपको याद होगा पीछे हमने पढ़ा था कि भाई ये अपनी इसने ऑर्गेनेल डबल कर लिए और ये अपने आप को इस तरह मटेरियल जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, एंजाइम इकट्ठे कर रहे हैं, प्रोटीन्स की सप्लाई बढ़ाई है। तो अब आप आ जाएं इस तरफ, जब ये शुरू होती है प्रोफेज तो इसके वाक़यात क्या हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो जाता है, पहला काम, साइटोप्लाज्म सिकुड़ना शुरू कर देगा। न्यूक्लियर एनवेलप, जो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये यूं टूटना शुरू कर देगी। इसको हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिसइंटीग्रेट्स। दूसरा काम हो गया, यानी आपने ये देख रहे हैं ना, एक दो काम हो गए। फिर जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये इंटरफेज में एस फेज़ आपने पढ़ी थी, जहां हमने कहा था ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यानी अगर पहले एक क्रोमोसोम था तो वो इस तरह की शक्ल में आ जाएगा, डबल हो जाएगा, और हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे। इनको क्या कहा था लफ्ज़, क्रोमैटिड। और हर क्रोमैटिड जहाँ से दरमियान में जुड़ा हुआ होगा उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है, जहाँ से वो 2 क्रोमैटिड जुड़े होंगे। कहीं से जुड़ जाएं, ये भी हो सकता है यूँ जुड़ जाएं, यहाँ से जुड़ जाएं, कोई ज़रूरी तो नहीं दरमियान से जुड़ें। तो ये जहाँ से भी जुड़ेंगे जिस जगह से उस पॉइंट को, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, जो इनको जोड़ने वाली है वो है सेंट्रोमियर। तो ये क्रोमैटिन जो है वो जब प्रोफेज शुरू होती है तो ये अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं, प्रोमिनेंट होना शुरू कर देते हैं। इनकी क्या होनी शुरू हो जाती है, नंबर 1 कोआइलिंग, ये बल खाना शुरू हो जाते हैं। फिर कंडेंसिंग, सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। जब जो ये बल खाते हैं तो मोटे और सुकड़ते जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये काम हो गए। उसके बाद जो सेंट्रियोल है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि ये सेंट्रियोल का एक पेयर है ना, ये तकसीम होकर यहाँ एक और बना देगा। यानी अब ये पहले 2 थे और अब ये 4 हो जाते हैं। जब ये प्रोफेज हो रही होती है उस वक्त ये सारे काम हो रहे हैं। बात समझें, सेंट्रियोल्स डिवाइड करते हैं, सेंट्रियोल्स डिवाइड करते हैं। यानी पहले एक ये दोनों एक थे, ये एक सेंट्रोसोम था। सेंट्रियोल्स के जोड़े को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। तो इस सेंट्रोसोम के 2 हो जाएंगे, यानी 2 सेंट्रोसोम बन जाएंगे। हर एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये डिवाइड करना शुरू किया है सेंट्रियोल ने और 1 से 2 बन गए। मीनवाइल जब ये काम हो गया है, चूँकि ये काम जल्दी हो जाता है, तो फिर ये एक सेंट्रियोल इधर, एक सेंट्रोसोम चलना शुरू कर देता है, दूसरा इधर चलना शुरू कर देता है। दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चल पड़ते हैं। अब मैं ये यहाँ यूँ बनाता हूँ कि एट द एंड, प्रोफेज की एंड में ये यूँ हो जाता है। फ़र्ज़ करें ये सेल था, ये वाला, और इस सेल के एक सिरे पर ये 2 सेंट्रियोल एक पड़े हुए हैं, ये वाले, और ये सेंट्रियोल ये इधर पहुंच गए हैं। ये जिस जगह पे पहुंचते हैं ना, इसको कहते हैं सेल का पोल। पोल का मतलब होता है किनारा, एंड, पोल। और ये जो जगह होती है सेंटर में, ये इसको कहते हैं इक्वेटर।
ये सेंटर में वो एरिया है जहाँ सेल को इक्वेट करता है, जो सेल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकता है, उसको कहते हैं इक्वेटर। यहाँ तक बात समझ गए हैं। लेकिन मीनवाइल जब ये सेल खुल रहा होता है ना, सेंट्रियोल्स, अभी मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, रिवर्स करता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये है, अभी किनारे पर नहीं पहुँचा, तो ये करते क्या हैं कि ये सेल के अंदर यहाँ फिर रही होती हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो हैं वो ये यूं जोड़ते चले जाते हैं और यूं बारीक धागे से बनते हैं इनके दरमियान में, यूं ये खुलते जाते हैं। ये जूं फैलते जाएगा ये ट्यूब्यूलिन, ये भी फटते जाएंगे, और जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये जो है ये इतना खुल चुका होगा कि ये यूं हो जाएगा, यूं। ये अब जो ये जुड़े हैं, ये किसकी, ये क्या चीज़ थी भला, ये याद है ना आपको, ये थे सेंट्रियोल यानी सेंट्रोसोम, और ये जो थे ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से जुड़ने से बने, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के जुड़ने से बने, इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इनको क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। इस तरह ये सारी स्ट्रक्चर जो है ये एक माइटोटिक अपरेटस बन गया। इसको क्या कहेंगे? अब ये सारी स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ये है माइटोटिक अपरेटस। और ये जो है ये यानी अब यहाँ साथ में ये जो क्रोमोसोम्स थे इस शक्ल में, वो भी यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ कर लेते हैं इसको कलर चेंज थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में नज़र आ जाए आसानी से। फ़र्ज़ करें ये अटैच हो रहे हैं क्रोमोसोम्स। अब ये इनकी अटैचमेंट जो है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये यहाँ क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं और स्पिंडल फाइबर बन गए हैं। क्रोमोसोम्स ने अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज किया है, उस जगह पे जहाँ वो दरमियान में आ जाए, यानी दोनों साइड्स पे, इस तरफ ना हो उस तरफ ना हो, दरमियान में इस लाइन के ऊपर अपने आप को ले आए कम व बेश। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ये है मेटाफेज प्लेट। इसको क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। ये सारी स्ट्रक्चर जो है माइटोटिक अपरेटस, ये स्ट्रक्चर ये अब क्या कहलाएगी? मेटाफेज प्लेट। अब मेटाफेज प्लेट पे बनाते हैं। इससे नेक्स्ट जो होगा काम वो भी हम इधर ही बना लेते हैं। इसको फ़र्ज़ करें अब आप, ये पहली स्टेज कंप्लीट हुई है प्रोफेज। ये सारी स्टेज क्या थी? प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो काम होना है वो दूसरी फेज़ है, वो कौन सी है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि आप एक सेल को यूं ही बना लें, दोबारा उसके स्पिंडल फाइबर बना लें, क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अब ये लाइन इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनके साथ क्रोमोसोम जोड़ने हैं, ठीक है जी। ये जुड़ गए। अब आप, होता ये है कि ये जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, इनके साथ छोटी छोटी हुक सी निकली होती हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ, और इसी तरह इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ भी छोटी सी हुक निकली होती है यूं। जो हुक बनी होती हैं क्रोमोसोम्स के साथ उनको कहते हैं काइनेटोकोर्स। उनको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर्स। और जो हुक निकली होती हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ उनको कहते हैं नॉन काइनेटोकोर।
इस जगह पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो बाज़ का कर जाते हैं ऐसे मामला। अब जो काइनेटोकोर हैं, जो क्रोमोसोम्स की हुक्स हैं, वो नॉन काइनेटोकोर में जाके फंस जाती हैं और इस तरह ये क्रोमोसोम जो हैं वो यूं जुड़ जाते हैं, यानी इसकी हुक इसमें फंस जाती हैं यूं। उसकी काइनेटोकोर नॉन काइनेटोकोर के साथ हुकअप हो जाती हैं दोनों साइड से। तो सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर के अंदर से जो काइनेटोकोर निकली होती हैं वो स्पिंडल फाइबर की नॉन काइनेटोकोर में हुकअप हो जाती हैं दोनों साइड से। अब क्रोमोसोम जो है ये ऐसे ही है जैसे अगर एक इंसान को आप खड़ा करें और उसका एक बाजू ये इधर से पकड़ ले और एक बाजू इधर से पकड़ लिया जाए, इस तरह। तो ये क्रोमोसोम को दोनों साइड से हुकअप कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर। इस तरह ये सारे क्रोमोसोम हुक हो जाते हैं। ये अब जो स्ट्रक्चर बनी है ये है मेटाफेज प्लेट, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स हैं, क्रोमोसोम्स अटैच हो चुके हैं, उनके साथ काइनेटोकोर नॉन काइनेटोकोर में हुकअप हो चुके हैं और अब ये स्ट्रक्चर रेडी है अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए। वो नेक्स्ट स्टेज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में है, चूँकि इसका जो है ना ये टॉपिक थोड़े लंबे हैं तो इसलिए टाइम की हमें रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये करेंगे बाकी हिस्सा। यहाँ तक आप इसको कल तैयार करके आ जाएं। इवेंट्स ऑफ प्रोफेज आप बुक में पढ़ेंगे तो ये आपको वैसे ही बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, ये सेम वही है। और इवेंट्स ऑफ मेटाफेज, ये मेटाफेज है, दूसरी फेज जो है। पहली फेज जो है वो प्रोफेज, दूसरी फेज मेटाफेज। यहाँ तक आप इसको तैयार कर लें। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास लिखा हुआ था बुक में कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको, उनमें माइटोसिस क्यों नहीं होती, उनमें बाइनरी फिशन क्यों होती है। ये एक डिवीजन है, बाइनरी का मतलब होता है टू, फिशन का मतलब होता है टू ब्रेक, दो में टूटना। तो दो में क्यों टूट रहे हैं, जबकि काम तो यहाँ भी यही होना है कि एक सेल दो में तकसीम हो रहा है। तो माइटोसिस क्यों नहीं होती, इस वजह से कि इन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें तो प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता, ना प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और ना ही ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होती हैं। इसलिए प्रोकैरियोट्स तो हमने कहा था कि होते ही वो सेल हैं जो इनमें न्यूक्लियस अभी बना ही नहीं है। तो जब यही नहीं बना तो फिर ना इनके अंदर वो ये स्पिंडल फाइबर्स बनने हैं, ना ये डिवीजन होनी है। तो ये सारा करैक्टरिस्टिक जो है ये यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। इसलिए प्रोकैरियोट्स की जो डिवीजन है उसको बाइनरी फिशन कहते हैं, ना कि माइटोसिस। जबकि यूकैरियोट जो एक से दो में तकसीम हो तो हम कहते हैं ये माइटोसिस हुई है। बस यहाँ तक इसको तैयार कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।